हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्दीप छौगर। कैसे हो दोस्त? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने को हम पार्ट 3 हमने कर लिया था मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स का। आज पार्ट 4 है दोस्तों, जिसमें कि अब हम आज हम छोटे छोटे टॉपिक्स सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम अपना सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का ये पार्ट 4 है फ्रेंड्स। पहला हम कंसंट्रेशन टर्म्स होता है हमारा, ऐसे होता है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट। जब आप अपने स्कूल्स के लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ केमिकल्स के ऊपर लिखा रहता है इतना परसेंट वेट बाई वेट इन दिस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है परसेंट वेट बाई वेट? ऐसे एग्जांपल के लिए लीजिए, x% वेट बाई वेट है, x% वेट बाई वेट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। सिर्फ इजी सा मतलब है, मतलब x% वेट बाई वेट का मतलब है x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लिखा हो 30% वेट बाई वेट HCl। इसका मतलब क्या है 30% वेट बाई वेट HCl? तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 30 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ईजी है ये। अच्छा जी, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? परसेंटेज वेट बाई वेट को, परसेंटेज वेट बाई वेट को हम कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होंगे, इनटू 100। इससे हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट निकल आएगा। से हम 30% निकाला है ना, ऐसे ही अगर आप सॉल्यूट के वेट अपॉन सॉल्यूशन के वेट इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज वेट बाई वेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ओके दोस्तों, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर बदलेगा तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगी। जैसे हमारी मोलैरिटी थी, मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती थी और मोलैलिटी नहीं होती थी। ओके, क्योंकि इसमें वेट है और वेट का टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। और सेकंड आता है, अब हमारा सेकंड आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका अब क्या मतलब है? ऐसे ही पहले की तरह करते हैं। इसका मतलब होता है, अगर हमने लिया x% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब x ग्राम सॉल्यूट 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम उसको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए सॉरी दोस्तों, 50% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है? तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है? 50 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब इसको हम शो कैसे करेंगे? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिखो, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लेना है, इनटू 100। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का।
दोस्तों सॉरी, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर इनटू 100, ये हमारा आ गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, हमें क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है अब, तो ये इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे टेम्परेचर बदलेगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, तो हमारा अगला टर्म है, थर्ड है हमारा, ऐसे ही आता है एक परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे ही लेते हैं x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे कि हम सब में समझते आ रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही है, वॉल्यूम है इसमें तो इसको ml में लेंगे हम, तो x ml ऑफ सॉल्यूट, x ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। कितना ईजी है देख लो, 100 ml सॉल्यूशन। ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए अब 43% इथाइल एल्कोहल। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, 43% यहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप सब बता दोगे अब तो। अब क्या है इसका मतलब, बस 43 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत ईजी है दोस्तों, ये सब छोटे छोटे से रह गए हैं, ये सबको अब मैं आज इसी वीडियो में आज सबको कंप्लीट करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ होता है ppm। बहुत सुना होगा ये तो आपने, बहुत है, अच्छा है ये ppm का क्या मतलब है। इसकी पहले तो इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में पार्ट, 1 मिलियन में पार्ट क्या है इसका। पहले तो जो ppm होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट के लिए यूज होता है, बहुत कम अमाउंट में हो हमारा सॉल्यूट, बहुत कम अमाउंट में हो सॉल्यूट, तब हम ppm का यूज करते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत कम अमाउंट में हो सॉल्यूट। दूसरी बात, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ppm को, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का वेट या वजन प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आया, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन है, देखो इतना बड़ा, उसमें सॉल्यूट का वेट कितना है, इसलिए हम इसको ppm में मेजर करते हैं। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, ppm इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब ppm पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन को हम कैसे शो करते हैं 10⁻6। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्रेंड्स, बहुत इजी है। और हम जानते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी दोस्तों यहाँ दिख नहीं पाया, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, एक और होता है इसी का सेम टू सेम है, बस उसमें हम क्या करते हैं, जैसे वो है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, वो पीपीवी जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन हम इसको कहते हैं। इसमें सेम टू सेम ऐसा ही है ये ppm की तरह। इसमें डेफिनेशन है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें ppb का फॉर्मूला हो जाता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। एक्स्ट्रा है ये, मैंने आपको बस वैसे ही बता दिया है। अच्छा दोस्तों, अब दोस्तों एक लास्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म बचा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। वैसे इसका कोई यूज नहीं है,
11th क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, लेकिन जो हमारा 12th चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर है, 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें नॉर्मेलिटी का इतना यूज नहीं है दोस्तों। तो तब भी हम अपने 11 के भाई बहनों के लिए बता देते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी हमारा था ये सिक्स था हमारा, 6 है ये नॉर्मेलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मेलिटी की पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सेम टू सेम मोलरिटी जैसा है ये, सेम टू सेम। सिर्फ इसमें नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं ऊपर, और मोलरिटी में होते हैं नंबर ऑफ मोल्स नीचे। 1 लीटर सॉल्यूशन सेम टू सेम होता है। तो हम इसको शो करते हैं कैपिटल एन से, उसको मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते थे, इसलिए एन इक्वल्स टू क्या बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हमारा मोलरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा जी, अब फ्रेंड्स कई बच्चों को दिक्कत आती है, चलो वॉल्यूम तो दे रखा होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। हमारी मोलरिटी में तो नंबर ऑफ मोल्स होते थे, तो हम मोल्स डायरेक्ट निकाल लिया करते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अब इसका भी अलग फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालते हैं हम वेट जो हमें दे रखा होता है अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा सॉल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब फ्रेंड्स दोबारा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो अब यहाँ हम रखते हैं इक्विवेलेंट वेट को, तो वेट आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या रखते हैं, तो वेट आ गया हमारा ऊपर वेट, और इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर वेट यहाँ आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। अब ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं इसको, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स होते हैं, क्या हो गया, तो मोल्स को हम करते हैं एन से डिनोट, तो एन इंटू एन फैक्टर। अब देखो, अब एन जो हमारी नॉर्मेलिटी थी कैपिटल एन, उसमें पुट करूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये निकाल दिए हमने, एन मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स का मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको एक बात ये भी पता होगी आपको, जो एन होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया और वॉल्यूम सॉल्यूशन में हो गया, तो क्या होगा इसको आप समझे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम जानते हैं ये मोलैरिटी होता है, मैंने कहा था ना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों एक रिलेशन बनाते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। तो एन हो गया ये एन नॉर्मेलिटी, और एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया मोलैरिटी कैपिटल एम इनटू एन फैक्टर हो गया। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद कर लेना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मेलिटी दी रखी होती है, एन फैक्टर दिया रखा होता है, तो हमें मोलैरिटी निकालनी होती है, मोलैरिटी दे दी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी होती है। और
इनको आप याद रखना प्लीज़, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं उसी मूल कॉन्सेप्ट में ही नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में तो नहीं आते हैं, एक आध दो ही हैं। अब दोस्तों, अब परेशानी आती है एन फैक्टर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एन फैक्टर, पहला तो एन फैक्टर केस फर्स्ट फॉर एसिड्स ले लीजिए। फॉर एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एसिड्स के लिए कुछ नहीं होता है, एन फैक्टर इक्वल्स टू कर दो नंबर ऑफ H प्लस आइंस फर्निश इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितने H प्लस आइंस फर्निश हो गए हैं, फर्निश इन द सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे हमारी एक रिएक्शन हुई HX जिसने H प्लस प्लस एक्स माइनस दिया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि एक H प्लस है, एक H प्लस है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने H2SO4 ले लिया, ये गया इस रिएक्शन में H प्लस HSO4 माइनस, इसका तो एन फैक्टर 1 हो गया। ये दूसरी तरीका से भी टूट सकता है H2SO4, कैसे? 2H प्लस दे दे प्लस SO4 2 माइनस कर दे, ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो H2SO4 का, क्वेश्चन में एन फैक्टर दिया ही नहीं हो और न रिएक्शन दी हो कि ये रिएक्शन है, तो हम एन फैक्टर 2 लेकर चलेंगे। ओके, कुछ ना दिया हो तो हम, ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दी है, ऐसे ये रिएक्शन है, तो हमने यहाँ से देख लिया, हाँ यहाँ एक H प्लस आयन फर्निश हो रहा है तो एन फैक्टर 1 हो गया, यहाँ 2 हो रहे हैं तो एन फैक्टर 2 हो गया। और क्वेश्चन में नहीं दी रखी है कोई केमिकल रिएक्शन, तो हम डायरेक्ट एन फैक्टर लिखेंगे H2SO4 का 2। ओके, समझ गए दोस्तों? ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ऐसे ही कुछ और भी हैं हमारे एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। एक है आपका बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसमें क्या होता है? हमारा एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। अच्छा जी, अब केस 2 आ जाता है हमारा, केस टू आ जाता है फॉर बेसिस आप जानते ही हैं। बेसिस का मतलब एन फैक्टर, इसमें क्या होगा? एन फैक्टर हम जानते हैं, इसका भी क्या मतलब है? जैसे एसिड्स में H प्लस आयंस फर्निश होंगे, ऐसे ही बेसिस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फर्निश इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ ये एन फैक्टर बताने के लिए मैं इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक में दोस्तों। तो हम देखते हैं नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक में। अब देखते हैं हमारे जो बेसिस होते हैं, उसमें क्या होता है? एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हम जानते हैं, इनके लिए एन फैक्टर होता है 1। एल्कली मेटल आप जानते हैं किसको कहते हैं? ग्रुप 1 वाले मेटल्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। जैसे कौन कौन से होते हैं ग्रुप 1 में, बताइए? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ओके दोस्तों, इनके ये अगर ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो इनका एन फैक्टर 1 होगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड का एन एफ क्या होगा? इसका एन फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है। लेकिन कुछ न दिया हो तो हम 2 को लेकर चलेंगे, बड़े वाले को लेकर चलते हैं। ऐसे ही H2SO4 का तो 1 भी होता है, 2 भी होता है। लेकिन जब कुछ नया दिया होता है, रिएक्शन कुछ नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो हम बड़े वाले लेकर को चलते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है AlOH का होल थ्राइस, इसका एन फैक्टर कितना है? इसके एन फैक्टर हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन अगर कुछ ना दिया हो, अगर दे रखा है तो हम 1 दिया है तो 1 ले लेंगे, 2 दिया है तो 2 ले लेंगे, 3 दिया है तो 3 ले लेंगे। लेकिन कुछ नहीं दिया है तो हम सबसे बड़े वाले को लेकर चलते हैं, ये 3 लेके चलेंगे। तो दोस्तों, अब केस थर्ड आ जाता है हमारा, केस थर्ड फॉर साल्ट्स के लिए।
नमक के लिए क्या होता है? फॉर सॉल्ट्स, फॉर सॉल्ट्स में हम जानते हैं एन फैक्टर किसके इक्वल होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड पर। ओके फ्रेंड्स, किसी भी कंपाउंड पर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एन फैक्टर हम देखते हैं। अच्छा जी, सिर्फ क्या, या तो हम पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या नेगेटिव चार्ज देखेंगे, दोनों को नहीं देखेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल के लिए, देख लो NaCl। अब NaCl है, Na+Cl माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक, एन फैक्टर 1 हो गया इसका। ऐसे ही CaCl2 है, CaCl2 और Ca पर +2 होता है, Cl पर माइनस, देन इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 2 हो जाएगा, 2 हो गया इसका एन फैक्टर। ओके दोस्तों, ऐसे ही हम कर लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल है ये थोड़ा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये हमारा पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें एन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया K2SO4 का, यहाँ Al2 3+ हो गया, बस। तो एन फैक्टर क्या होगा? हमारे पोटेशियम के 2 हैं और पॉजिटिव चार्ज 1 है, 1 × 2 प्लस यहाँ 2 हैं एल्यूमिनियम के और एक पे होता है 3, तो 3 × 2, तो 2 + 6, तो हमारा एन फैक्टर आ जाएगा 8, हमारा एन फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, 8 आ जाएगा हमारा एन फैक्टर। अच्छा जी, अब फ्रेंड्स एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2N, 2N मतलब 2N सॉल्यूशन है ये वाला। अब हम जानते हैं कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? 3 है, तो 2 × 3 6, इसका एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर 6 हो गया इसका एन फैक्टर। और हम जानते हैं क्या कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी हमें दे रखा है 2N सॉल्यूशन, तो 2 मोलैरिटी हमें निकालनी है, एन फैक्टर हमने 6 निकाल ही लिया है, तो 6 एम निकालना है, तो 2/6, 2 × 3 = 6, 1/3 आ गया इसका आंसर। एक और हमारा वो रह गया है कंसंट्रेशन टर्म, जो कि यूजली आता है, 7वां है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो देखते हैं स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देख रहे हो आप फ्रेंड्स, मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड स्ट्रेंथ में क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा जी, इसको हम कैपिटल S से शो करते हैं, तो कैपिटल S बना दिया हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, सिर्फ ये होता है हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब इसमें वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके फ्रेंड्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। नाउ फ्रेंड्स, आज इस पार्ट 4 में हमने सारे न्यूमेरिकल्स मतलब मीन्स सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगले पार्ट से हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा फ्रेंड्स, और आपको एक एक बात बिल्कुल कायदे से समझ में आ जाएगी। जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे जाता हूँ, बताना प्लीज़ कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ए मोलैलिटी, बी मोल फ्रैक्शन, सी
परसेंटेज बिट बाई बिट, डी मोलैरिटी। प्लीज़ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना प्लीज़। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और अब हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट से, और एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। आप सिर्फ बेफिक्र होकर सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर्स मुझसे लेना, और मैं यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।